It's my news wrap. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आज प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सिंगल क्लिक से प्रदेश के 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए 330 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नति वेतनमान देने की घोषणा की। यादव ने कहा कि इससे प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, प्रदेश में भयंकर आपदा आई हुई है, बहुत तबाही हुई है। पिछले 4 दिन में तो तबाही का मंजर देखने को मिला है, वो पहले नहीं देखा। हेलीकॉप्टर की मदद से हम मणिमहेश में फंसे हुए यात्रियों को निकालने में सफल हुए हैं। मौसम साफ होते ही आज हमने एयरफोर्स भेजी, जिनके माध्यम से जहां राशन नहीं है वहां राशन पहुंचाने का काम किया गया। आज मैं मनाली जा रहा हूं, जिसके बाद मैं कुल्लू जाऊंगा। निश्चित रूप से इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बागवानों की जो फसल है उन्हें मंडी तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। हमारी सरकार, मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी अधिकारी बैठक करके किसी न किसी तरह से हिमाचल को इस स्थिति से उबारने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही मौसम साफ हुआ, सारे प्रदेश में हमने एयरफोर्स को रिक्विजिशन भेजी और एक एयरफोर्स की रिक्विजिशन से सारी जगह हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ राशन नहीं है वहाँ राशन पहुँचाने का दायित्व दिया गया। और निश्चित रूप से आज मैं अभी मनाली जा रहा हूँ, मनाली के बाद आकर मैं कुल्लू जाऊँगा, अखाड़ा बाजार में जहाँ घटना घटी है और जो बंजार में हमारे ट्रक फंसे हैं उनको खोलने के बारे में मैं आज विस्तृत चर्चा करूंगा। कर्नाटक कैबिनेट द्वारा राज्य चुनाव आयोग को राज्य में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश देने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, वोट चोरी हो रहे हैं तो आप चुनाव आयोग के पास जाएं और उनसे कहें। राज्य सरकार ने जो बैलेट पेपर पर निकाय चुनाव करवाने की घोषणा की है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। बैलेट पेपर से भी हमारा कोई विरोध नहीं है। बैलेट पेपर पर चुनाव लोकल बॉडीज का लेने का जो अनाउंसमेंट किया है तो उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी ने लाई थी। कांग्रेस पार्टी के जमाने में ये निर्णय हुआ था। अगर इलेक्शन कमीशन और पूरा सरकार और सब अपोजिशन मिलकर ये तय करते हैं कि हमको बैलेट पेपर ही चाहिए तो हमारी उसके लिए हमारा विरोध नहीं है। हमारा कहना यह है कि बैलेट पेपर से बहुत टाइम काउंटिंग के लिए लगता था, रात 2 रात भी कई बार लगता था, लेकिन ईवीएम मशीन से बहुत जल्दी इसका काउंटिंग होता है। इसीलिए पूरे देश भर में, दुनिया भर में कई देशों में ईवीएम मशीन है, कहा बैलेट पेपर पर भी चुनाव होता है। तो बैलेट पेपर पर भी चुनाव के लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत आयोजित भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां विषय संगोष्ठी में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना उसमें से एक संकल्प है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक। इस्लामिक स्कॉलर और जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम पर कहा, जब वक्फ संशोधन अधिनियम की बात आती है तो हमारी सरकार कहती है कि हम वक्फ को बचाने के लिए अधिनियम लाए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम में पेश किए गए संशोधनों से पता चलता है कि लाभ के बजाय ये बहुत नुकसान कर रहा है। मदनी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के सामने हमने जो एक भी बिंदु रखा था उस पर विचार नहीं किया गया। सरकार बहुसंख्यकवादी रवैये के साथ काम कर रही है। वक्फ के बारे में हमारी सरकार ये कहती है कि हमने ये वक्फ को बचाने के लिए किया है और वक्फ को वो खराब होने से रोकने के लिए किया है, वक्फ में जो गड़बड़ चल रही थी उससे रोकने के लिए किया है, सरकार ये कहती है। अब अगर हम इससे एग्री करें कि सरकार का ये कहना सही है, तो वक्फ के अमेंडमेंट में जो उन्होंने नए अमेंडमेंट जो कुछ लाए हैं उससे तो साफ ये पता चल रहा है कि बजाय फायदा करने के नुकसान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो बना लिया तो हम क्या कर सकते? आपसे कंसल्ट तो किया होगा? नहीं किया ना, किसी से कंसल्ट नहीं किया। वो जो कमेटी थी उस कमेटी के सामने जो जाकर के हम लोगों ने जितने पॉइंट्स दिए थे उनमें से किसी एक को भी कंसीडर नहीं किया, ना उस कमेटी ने ना सरकार ने। सरकार को तो जरूरत ही नहीं है, सरकार तो आपसे सलाह लेती रहती है, हमें पता चला। सरकार तो मेजोरिटेरियन एटीट्यूड के साथ चल रही है। हमारी मेजोरिटी, हम जो चाहेंगे कर लेंगे और जो चाहेंगे कानून बना। मेजोरिटी है कहाँ? लेकिन जितनी भी है, जैसी भी है, कानून बनाने भर की तो है ना। पार्लियामेंट में तो जो जैसे अपोजिशन ने तो अपोज किया ही है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दोहराया कि राज्य त्रिभाषा नीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वे यहाँ अन्ना शताब्दी पुस्तकालय सभागार में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सरकारी समारोह में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे और डॉक्टर राधाकृष्णन पुरस्कार प्रदान कर रहे थे। त्रिभाषा विवाद ने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच गतिरोध पैदा कर दिया है। द्रमुक सरकार ने त्रिभाषा नीति को भगवाकरण नीति करार दिया है, जिसका उद्देश्य भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देना है। केंद्र ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपए की धनराशि रोक दी, क्योंकि राज्य ने NEP 2020 के प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया था। मणिपुर पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 3 उग्रवादियों को पकड़ा और भारी हथियार बरामद किए। इम्फाल वेस्ट में एक महिला, इम्फाल ईस्ट में एक व्यक्ति और थोबल में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जो उगाही और अपहरण में शामिल थे। बिष्णुपुर और इम्फाल ईस्ट से राइफल, ग्रेनेड और विस्फोटक मिले। इससे एक दिन पहले सेनापति में 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 5 लोग पकड़े गए थे। राजस्थान के ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की तहसीलदार बेटी कंचन चौहान का एसओजी ने मेडिकल टेस्ट करा लिया है। विधायक की बेटी पर फर्जी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी लेने का आरोप लगा था। वहीं विधायक का कहना है कि जांच के बाद सच सबके सामने होगा। बता दें कि कंचन पर आरोप है कि उन्होंने RAS परीक्षा में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाया था। वर्तमान में वो भीलवाड़ा के करेला में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ ब्यावर के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी लेने की शिकायत CM पोर्टल पर की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.